नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे शिवाजी की शासन प्रणाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कई वर्षों तक संघर्ष करने के बाद शिवाजी ने कोंकण प्रदेश पर तो अपना अधिकार कर लिया, किंतु जंजीरा को जीतने अथवा सीतियों को अपने आधिपत्य में लेने में असफल रहा। 1677-78 ईस्वी में शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान कर्नाटक अभियान था। इस अभियान में शिवाजी ने जिंजी, मदुरई, वेल्लोर तथा कर्नाटक एवं तमिलनाडु के लगभग 100 किलों को जीत लिया। शिवाजी ने जिंजी को अपने दक्षिणी भाग की राजधानी बनाई। शिवाजी की शासन प्रणाली। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांशतः दक्षिणी राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी। शिवाजी का साम्राज्य दो भागों में विभक्त था। पहला स्वराज अपना राज्य तथा मूल के कादिम पुराना प्रदेश। भूमि का वह अनिश्चित क्षेत्र जो वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, जिससे चौथ वसूल किया जाता था, पर वह शिवाजी की प्रशासन की सीमा में नहीं था। शिवाजी ने उच्च पदों पर हिंदुओं को नियुक्त कर राजभाषा के रूप में उर्दू और फारसी की जगह मराठी का प्रयोग किया। रघुनाथ पंडित हनुमंते के निरीक्षण में चुने हुए विशेषज्ञों द्वारा राजव्यवहार कोश नामक एक शासकीय शब्दावली का शब्दकोश तैयार कराया। राजा छत्रपति यह प्रभुत्व संपन्न निरंकुश शासक था। यह राज्य का अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश तथा सेनापति था। अष्टप्रधान शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारी अथवा मंत्री थे, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रधान था। यह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह प्रत्येक मंत्री से पृथक पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह ले। उनकी सलाह को मानने के लिए शिवाजी बात नहीं थे। ये अष्टप्रधान शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। इन अष्टप्रधानों में पेशवा की स्थिति कुछ शेष थी, परंतु शेष अन्य प्रधान किसी भी प्रकार उनके अधीन न थे। उनमें से प्रत्येक का उत्तरदायित्व केवल शिवाजी के प्रति था। अष्टप्रधान परिषद। पेशवा अथवा मुख्य प्रधान या राजा का प्रधानमंत्री होता था। कार्य संपूर्ण राज्य में शासन को देखभाल करना। राजा की अनुपस्थिति में उस कार्यों की देखभाल भी करता था। दूसरा है मजूमदार अथवा अमात्य। यह वित्त एवं राजस्व मंत्री था। इसका कार्य था राज्य की आय और व्यय का देखभाल करना तथा राजा को उससे अवगत कराना। अगला है वाकिया नवीस अथवा मंत्री। इसकी स्थिति वर्तमान गृह मंत्री की भांति थी। इसका कार्य था राजा के दैनिक कार्यों को लिपिबद्ध करना तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखना। अगला है सूर्यनवीस अथवा सचिव। इसका कार्य राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना तथा परगनों की आय व्यय की देखभाल करना। अगला है सुमंत अथवा दबीर। यह राज्य का विदेश मंत्री था। कार्य इसका देख लेते हैं। राजा को संधि अथवा युद्ध के बारे में सलाह देना, विदेशों से समाचार प्राप्त करना, विदेशी राजदूतों की देखभाल करना, अपने राजदूतों को विदेशों में भेजना। अगला है सेनापति अथवा सरे नौमत। यह प्रमुख सेना नायक होता था। कार्य सेना की भांति संगठन, रसद आदि की व्यवस्था करना। अगला है पंडित राव सद। यह धर्म मंत्री था। कार्य देखते हैं। राजा की तरफ से विद्वान ब्राह्मणों को दान देना, धार्मिक कार्यों को निश्चित करना। न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश होता था। कार्य राज्य में समस्त दीवान दीवानी तथा फौजदारी के मामलों का निपटारा करना। न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर सभी मंत्रियों को सेना संचालन और आक्रमणों से भाग लेना पड़ता था। सरे नौमत को छोड़कर अन्य पदों पर ब्राह्मण की नियुक्ति हो सकती थी। प्रांतीय प्रशासन देखते हैं। शिवाजी ने अपने साम्राज्य को 3 प्रांतों में बांटा था। प्रत्येक प्रांत राजप्रतिनिधि वायसराय के अधीन होता था। प्रांतों सूबों को जिलों, महल और फिर परगनों व तालुकों में विभाजित किया गया था। पुनः परगनों को तरफ और मौजों में विभक्त किया गया था। स्वराज प्रदेश सीधे शिवाजी के अधीन था। सेना का मुख्य भाग घुड़सवार अथवा पैदल सेना थी। घुड़सवार सेना 2 भागों में बटी थी। पहला बरगीर एवं दूसरा सिलेदार। पागा या शाही घुड़सवारों को बरगीर कहा जाता था। इन्हें राज्य की ओर से शस्त्र दिए जाते थे। पागा घुड़सवार सेना का नियमित संगठन था। अगला है सिलेदार। स्वतंत्र सैनिक होते थे जो अपने घोड़े तथा साधनों का प्रबंध स्वयं करते थे। मवाली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे। शिवाजी ने कोलाबा, कल्याण एवं भिवंडी में नौसेना का भी निर्माण किया था। यह जल विहड़ा 2 भागों में विभक्त था। नौसेना प्रमुख को सरखेल कहा जाता था। आगे देखते हैं राजस्व प्रशासन। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर राज्य में मलिक अकबर द्वारा अपनाई गई रैयत वाली व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने भूमि को ठेके पर लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया।
भूमि की पैमाइश के लिए रस्सी के प्रधान पर काठी या जरीब का उपयोग किया जाता था। आरंभ में शिवाजी ने पैदावार का 33% लगान वसूल किया, परंतु बाद में स्थानीय करों को माफ करने के बाद इसे बढ़ाकर 40% कर दिया। शिवाजी ने किसानों को 40 स्थानीय करों से मुक्त कर दिया था। राजस्व नगद अथवा अन्य दोनों रूप में लिया जाता था। शिवाजी के निर्देश पर 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया। लगान व्यवस्था के लिए शिवाजी का राज्य 16 प्रांतों में बांटा गया था। पुनः प्रांतों को तर्फ या मौजों में बांटा गया था। तर्फ का प्रधान कारकुन था, प्रांत का अधिकारी सूबेदार था। कई प्रांतों के लगान की देखभाल करने वाले अधिकारी को सर सूबेदार कहा जाता था। अगला देखते हैं संभाजी, 1680 से 1689। संभाजी शिवाजी का सबसे बड़ा पुत्र था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात नवगठित मराठा साम्राज्य में अतिरिक्त खोट पड़ गई। शिवाजी की दो पत्नियों से उत्पन्न दो पुत्रों संभाजी और राजाराम के बीच उत्तराधिकार का विवाद उत्पन्न हो गया। अपनी मृत्यु के अवसर पर शिवाजी ने संभाजी को पन्हाला के किले में कैद कर रखा था। संभाजी राजाराम को गद्दी से उतारकर सिंहासनारूढ़ हुआ। संभाजी आरंभ से ही अभिमानी, क्रोधी तथा भोग विलासी था। एक ब्राह्मण कवि कलश संभाजी के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। 1681 ईस्वी में संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दिया। औरंगजेब ने संभाजी को कैद कर उसकी हत्या कर उसकी राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया तथा उसके पुत्र साहू और पत्नी यशुबाई को गिरफ्तार कर रायगढ़ के किले में कैद करवा दिया। अगला देखते हैं राजा रानी, 1689 से 1700 ईस्वी तक राजा राम का कार्यकाल। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा मंत्रिपरिषद और उसके सौतेले भाई राजाराम को गद्दी पर बैठाया। राजाराम अपने आप को साहू संभाजी का पुत्र का प्रतिनिधि मानता था। राजाराम मुगलों के आक्रमण के भय से रायगढ़ का किला छोड़कर जिंजी चला गया। जिंजी में राजाराम ने राजा की उपाधि धारण की थी। जिंजी के बाद 1699 ईस्वी में सतारा मराठों की राजधानी बनी। रामचंद्र पंत और प्रहलाद गिराजी राव जी राजाराम के योग्य सलाहकार थे। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु हो गई। अगला देखते हैं शिवाजी द्वितीय, 1700 से 1708 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर स्वयं उसकी संरक्षक बन गई। उसने मुगलों से संघर्ष जारी रखा तथा रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ के किलों को मुगलों से जीत लिया। परशुराम श्रम्यक, धनजी यादव और शंकर जी नारायण ताराबाई के राजकाज में उसकी सहायता करते थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के पश्चात मराठों को गृहयुद्ध में फंसाने के उद्देश्य से संभाजी के पुत्र साहू जी को मुगल कैद से आजाद कर दिया गया। बालाजी विश्वनाथ की मदद से साहू जी ने खेड़ा के युद्ध में ताराबाई को पराजित कर सतारा पर अधिकार कर लिया। स्वयं मराठा छत्रपति बना तथा सतारा को अपनी राजधानी बनाई। अब कुछ विशेष तथ्य देखते हैं। शिवाजी ने रायगढ़ को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की। शिवाजी ने सूरत को लूटने के उद्देश्य से उस पर 2 बार आक्रमण किया, प्रथम बार 1664 ईस्वी में तथा द्वितीय बार 1670 ईस्वी में। रुपया, लारी और टका छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थी। रुपया, लारी और टका छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थी। मोडी एक लिपि थी जिसका उपयोग मराठा अभिलेखों प्रपत्रों में किया जाता था। मराठा काल में सरजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जमींदारों को सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा खाता था। राजा राम ने अपने शासनकाल 1689 से 1700 ईस्वी में प्रतिनिधि नामक एक नए पद का सृजन किया। पदक्रम में पेशवा का पद प्रतिनिधि के बाद आता था। पुतलीबाई शिवाजी की पत्नी थी जो शिवाजी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। सेना को संगठित करने वाला नामक नए पद का सृजन साहू जी ने किया था। इस पद पर सर्वप्रथम बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया गया। मराठी भाषा का राजव्यवहार कोश शिवाजी के निर्देशन में रघुनाथ पंडित हनुमते ने तैयार करवाया था। मराठा छत्रपति शासक, इनका कार्यकाल है देख लीजिए। शिवाजी 1627 से 1680 ईस्वी, उसके बाद संभाजी 1680 से 1689, राजाराम 1689 से 1700 ईस्वी, शिवाजी द्वितीय 1700 से 1708 ईस्वी, साहू जी 1708 से 1789 ईस्वी तक। अब आगे देखते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए ड्रीम जीएस स्टडी हब के साथ। नमस्कार।